हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। और आज की तारीख में हम कक्षा 12 में जो पहली इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आधुनिक काल जो रखा गया आपके पाठ्यक्रम में, तो इससे पहले भी अपने आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में आगे आता है छायावाद। अब हम छायावाद पर चर्चा करेंगे। आज हम छायावाद का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, आधुनिक काल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने, विचारकों ने अपनी अपनी राय रखी है, अपने अपने मत के अनुसार इस युग में योगदान दिया है और अपने मत के अनुरूप ही उन्होंने छायावाद युग का नामकरण किया है। तो सबसे उपयुक्त और जो सार्थक माना जाता है उनमें नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के बारे में अपनी जो समीक्षात्मक राय दी है, विचार रखे हैं, उस पर हम बात करने जा रही हैं। तो छायावाद, अब यहां हम छायावाद का जो कला पक्ष है, उसका काव्यात्मक जो पक्ष है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी समयावधि की। इसका समय यानी इसकी अवधि कब से कब तक मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी अवधि जो है, छायावाद का जो उपयुक्त समय है, कब से लेकर के कब तक ये प्रचलन में रहा, वो समय इन्होंने माना है 1918 से लगभग 1936 तक का। ये इनका अनुमानित समय है कि छायावाद का समय जो है, अनुमानित जो समय है शुक्ल जी का, वो 1918 से 1936 का छायावाद के लिए रहा है। देखिए बेटा, ये वह युग था कि इस युग में काव्य के क्षेत्र में एक नया मोड़, एक नई शुरुआत, परिवर्तन और बदलाव की शुरू होने जा रही थी। यानी यूं कह सकते हैं कि इस युग में काव्य के क्षेत्र में एक नया मोड़ मिल चुका था। काव्य को एक नई दिशा मिलने जा रही थी। पहले से चली आ रही काव्य की जो पुरानी परंपरा थी, उसका त्याग किया गया। उसकी जगह एक नई काव्य पद्धति का सृजन हुआ। नई काव्य पद्धति का सृजन हुआ। पुरानी परंपरा का त्याग किया गया, पुरानी काव्य परंपरा का त्याग किया गया और उसकी जगह नई काव्य पद्धति जो थी उसको अपनाया गया। इस युग में विशेषकर छायावाद युग के अंदर कविता को क्या चीज मिली? अनुभूति की तीव्रता। नई काव्य पद्धति के सृजन का तात्पर्य था कि इस काल में कविता में नई अनुभूति की तीव्रता आ गई। नई अनुभूति की तीव्रता आ गई। ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। ये जो बदलाव था, जो कविता
नई दिशा की ओर बढ़ रही थी, उसमें अनुभूति की जो तीव्रता थी वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। इसके अतिरिक्त सूक्ष्मता का समावेश, किसको अपनाया गया? इस युग के रचनाकारों ने सूक्ष्मता का समावेश किया, नई अभिव्यंजना, नई अभिव्यंजना, नए 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 शिल्प अपनाए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा, इस दिशा में छायावादी कविता जो आगे बढ़ रही थी, जिसमें अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता, अभिव्यंजना और नए नए शिल्प आदि के विकास में छायावाद का जो काव्य था वह अपने आप में श्रेष्ठ काव्य बन गया, यानी श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। इस युग में, छायावादी युग में, रोमांटिक विकास की काव्य धारा चल पड़ी। कौन सी? रोमांटिक विकास की एक नई काव्य धारा का प्रचलन हुआ। रोमांटिक विकास की काव्य धारा का प्रचलन हुआ, जिससे इस युग के ऊपर इन सब बातों का जो प्रभाव था वो परिलक्षित होने लगा, दिखाई देने लगा। अगर हम बात करें कि इस युग के नामकरण का श्रेय, यद्यपि इस युग में भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से छायावाद के बारे में लिखा है, लेकिन अगर श्रेय की बात करें कि इस युग का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाएगा, उनमें जो सबसे ठीक उपयुक्त नाम आता है वो है मुकुटधर पांडे का। इसका नाम आता है मुकुटधर पांडे जी का नाम आता है, क्योंकि उस समय देखिए बेटा, शुक्ल जी ने छायावाद का जो समय निर्धारित किया है लगभग 1918 से 1936 का, तो मुकुटधर पांडे ने उन्हीं दिनों के अंदर जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी। जबलपुर से उन दिनों के अंदर एक पत्रिका निकलती थी, यानी ये लगभग बात है 1920 की। और उस पत्रिका का नाम था शारदा। जबलपुर से 1920 में शारदा नामक एक पत्रिका निकलती थी, जिसमें निबंध जो थे वो प्रकाशित होते थे। और मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद का तब शब्द का प्रयोग किया। तभी मुकुटधर पांडे ने अपनी उस पत्रिका यानी शारदा पत्रिका में, जो जबलपुर से 1920 में निकलती थी, उसमें छायावाद शब्द का प्रयोग किया, उसको काम में लिया गया। तो इस प्रकार से जो नामकरण का श्रेय है वो मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। और उसके बाद में तो अन्य जो रचनाकार थे, जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं, उनका जो योगदान है वो तो भुलाया ही नहीं जा सकता। इस युग के रचनाकारों ने विशेष करके जिस विषय पर कलम चलाई है, जिस विषय को अपनी रचनाओं का वर्ण्य विषय बनाया है, वो रहा है इनका
सबसे ज्यादा अगर विशेषताओं की बात करें तो उनमें एक नंबर सबसे पहले जो बात आती है वो है प्रकृति प्रेम। यानी इस युग के रचनाकारों ने प्रकृति को अपनी रचना का विषय बनाया है और यहां तक प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। एक तरह से इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है, यानी मानव की तरह मानव के साथ वो सहचरी बनकर के उभरी है। इसके अलावा इस युग के रचनाकारों ने प्रकृति प्रेम के बाद में नारी प्रेम, यानी अपनी रचनाओं में युगों युगों से दलित, शोषित, पीड़ित भारतीय जो नारी थी, जो अबला थी, उसके प्रति इस युग के रचनाकारों ने बड़ा आदर, सम्मान प्रकट किया है। और यह सब कुछ करने का तात्पर्य यह है कि उनके हृदय में, उनके भीतर नारी के प्रति प्रेम उभरा, स्नेह उभरा, तभी उन्होंने इस युग में नारी के प्रति अपनी रचनाओं में प्रेम दिखाया है। इसके अलावा हम जानते हैं बेटा कि बहुत लंबा समय देश को आजाद करवाने में लगा, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले आजादी की जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो चुकी थी और आजादी की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए देशव्यापी बड़े बड़े आंदोलन चलाई गई। उन आंदोलनों के, राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ साथ समाज में समाज सुधार के लिए भी आंदोलन चल रहे थे, जिनमें राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय आदि संतों ने तो समाज सुधार के लिए एक तरह से अलख जगाई। इनके समान ही साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के लिए रचनाओं के द्वारा देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ दिया था। तो इसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण किस नाम से, इस प्रकार से रचनाकारों के द्वारा देश में जो सुधार किए गए समाज संस्कृति की दृष्टि से, तो उसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के नाम से जाना गया। और इसके अलावा इस युग के रचनाकारों की एक और विशेषता थी, वो थी कल्पना की प्रधानता। कल्पना की प्रधानता, यानी इस युग के रचनाकार कल्पनाशील अधिक थे। तभी तो इस युग के रचनाकारों का प्रभाव अमिट है। एक ऐसी समाज में लहर चल पड़ी, एक ऐसा ठोस सशक्त प्रभाव पड़ा, उसकी उस युग के ऊपर एक ऐसी छाया पड़ी जो अपने आप में अमिट बनी। तभी तो इस युग को छायावाद के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें रचनाकारों की, तो इस युग के छायावाद के बहुत से रचनाकार हैं।
लेकिन इस काव्य धारा को शुरू से लेकर के अंत तक यानी मंजिल तक पहुंचाने में जिनकी भूमिका रही है, उनमें 4 रचनाकार प्रमुख रहे हैं। या यूं कहें कि छायावाद के आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो इनमें 4 नाम आते हैं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और नंबर 4 महादेवी वर्मा। ये 4 जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों ही रचनाकार छायावाद के आधार स्तंभ माने गए, क्योंकि इनकी रचनाओं में, इनके साहित्य में प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, प्रकृति का मानवीकरण, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागृति व नवीन कल्पना की प्रधानता है वो देखी जा सकती है। और इनका जो प्रभाव है वो अपने आप में अमिट भी माना जाता है। इसीलिए इन चारों रचनाकारों को इस युग का आधार स्तंभ भी माना गया। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य रचनाकारों की बात करें तो इनमें नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी। अन्य रचनाकारों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसके बाद में हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, केदारनाथ मिश्र, और नरेंद्र शर्मा। और ये जो रचनाकार है वो इस युग के अन्य रचनाकारों में शामिल है। तो इसके बाद में इन रचनाकारों की यदि हम बात करें बेटा कि इनकी ऐसी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही है, तो निराला जी की जो रचना थी जिसमें परिमल गीतिका, परिमल गीतिका, अनामिका तुलसीदास,
अनामिका, तुलसीदास। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी की लंबी कविताओं की बात करें तो उसमें एक नाम और जुड़ जाता है, और वो है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो लंबी कविताओं की श्रेणी में गिनी जाती है। अगर प्रसाद की बात करें तो इनकी रचनाओं में नाम आता है कामायनी। सबसे इनकी सुप्रसिद्ध जो रचना है कालजयी जो मानी जाती है, जो सबसे प्रसिद्ध रही है, इनकी प्रसिद्धि का आधार भी कामायनी रही है। कामायनी के बाद में झरना, आंसू और लहर। झरना, आंसू और लहर, ये इनकी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इसके बाद में पंत, सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं तो इनकी रचना का नाम है उच्छ्वास। क्या नाम है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। आदि सुमित्रानंदन पंत की छायावाद की सुप्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। और इसके बाद में चौथे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पहले, दूसरे जयशंकर प्रसाद, तीसरे सुमित्रानंदन पंत, और चौथे आधार स्तंभ है इसके महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनकी रचनाओं में निहार, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, नीरजा, संध्या गीत आदि महादेवी वर्मा की छायावाद में प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो ये था अब तक हमने जो पढ़ा है बेटा छायावाद का जो काव्य पक्ष था। अब तक हमारी चर्चा जो हुई है वो छायावाद के काव्य पक्ष पर हुई है। अब आगे हैं छायावाद का काव्य पक्ष के बाद में गद्य पक्ष। छायावाद का गद्य पक्ष, गद्य पक्ष में हम पढ़ेंगे कि इस युग की क्या क्या प्रवृत्तियां, कौन कौन से गद्यकार, रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो यहां छायावाद का गद्य पक्ष समय वही है, यानी 1918 से 1936 का। दोनों तरह के साहित्य की रचना हुई, काव्यात्मक पक्ष की भी हुई है और गद्यात्मक पक्ष की भी हुई। पहले हमने छायावाद का जो काव्यात्मक पक्ष है उस पर चर्चा की है, और अब हम छायावाद का जो गद्य पक्ष है उसकी बात करते हैं। तो गद्य पक्ष के अंदर जो गद्य की विधाएं हैं, चाहे वो नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनमें किस प्रकार का कार्य साहित्य में हुआ है। तो सबसे पहले छायावाद में हम नाटक पर बात करते हैं, नाटक पर चर्चा करते हैं बेटा। देखिए छायावाद
युग में, काव्य धारा में सबसे बड़ी गद्य के क्षेत्र में जो भूमिका रही है, योगदान जो रहा है, वो जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। यानी ये जो युग है, यह प्रसाद के युग के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रसाद युग भी कहा जाता है। प्रसाद जी ने इस युग में, इस काल में अपने नाटकों के जो विषय रखे या किस प्रकार के नाटकों की रचना की, तो इन्होंने हर प्रकार के विषयों को अपने नाटकों में जगह दी। यानी जयशंकर प्रसाद के जो नाटक रहे हैं वो ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आदि नाटकों की, आदि विषयों पर नाटकों की रचना करके और हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ गरिमा है वो जयशंकर प्रसाद ने प्रदान की है। ऐसे नाटकों की रचना करके, इन विषयों को शामिल करके और हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ गरिमा प्रदान की। यूं भी कह सकते हैं ये जो युग है, ये नाटक की समृद्धि का युग माना जाता है। यह नाटक का समृद्ध काल भी अपने आप में माना जाता है। प्रसाद जी ने, प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, आदि ऐतिहासिक नाटकों की रचना करके न केवल हिंदी साहित्य को गरिमा प्रदान की, बल्कि नाटकों को स्मृति काल तक भी जयशंकर प्रसाद जी ने पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक नाटकों के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना, लाने वाले व यथार्थपरक नाटक भी जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं कि नाटकों का यह जो युग था जयशंकर प्रसाद का, वो स्वर्णिम युग था। इसके बाद में बात करते हैं नाटक के बाद में एकांकी की। एकांकी नाटक के समान ही, देखिए नाटक और एकांकी में थोड़ा अंतर होता है। नाटक में तो संपूर्ण घटनाक्रम होता है। अगर महाभारत की बात कही जाए तो शुरू से लेकर के अंत तक महाभारत का घटनाक्रम है वो इसमें दिखाया जाएगा। अगर उसके किसी एक हिस्से का, एक भाग का, एक कालखंड का रंगमंच पर उसका अगर अभिनय किया जाता है, अभिनीत किया जाता है, दिखाया जाता है, तो फिर उसको हम नाटक नहीं कहेंगे, उसको एकांकी कहेंगे। तो बात करते हैं बेटा छायावाद में ऐसे कौन कौन से एकांकीकार हुए हैं, उनकी कौन कौन से एकांकियां हैं और उन्हें
इन एकांकियों की आधुनिक काल में क्या भूमिका रही है। सही मायने के अंदर एकांकी का जो प्रचलन था, एकांकी की जो शुरुआत हुई है वो इसी युग में हुई है, छायावाद युग में हुई है। इस युग में एकांकियों में एक नयापन, एक नया भावबोध जो था वो पाठक को अनुभव होने लगा। इससे पहले जो एकांकियां थी वो इस रूप में नहीं थी जो छायावाद रूप के अंदर पाठकों को मिलती है। इस युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं, एकांकीकार हैं, उनमें बद्री नारायण भट्ट का नाम लिया जाता है। बद्री नारायण भट्ट का जो नाम है वो लिया जाता है। इनका एक एकांकी संग्रह है और उसका नाम है लब्बड़ धो धो। लब्बड़ धो दो, ये इनका प्रमुख एकांकी संग्रह है जिसमें इन्होंने मनोरंजन व हास्यपूर्ण, मनोरंजन व हास्यपूर्ण एकांकियों की रचना की है। बद्रीनारायण भट्ट का एकांकी संग्रह लब्बड़ धो दो, जिसमें इन्होंने मनोरंजन पूर्ण व हास्यपूर्ण एकांकियों की रचना की है। इसी तरह से एक और रचनाकार, एकांकीकार का नाम आता है हनुमान शर्मा। आगे जो दूसरा नाम है हनुमान शर्मा, इनका भी एक एकांकी संग्रह है जिसका नाम है मान विजय। एकांकी संग्रह मान विजय, मान विजय। फिर इसके बाद में बेचन शर्मा उग्र का नाम आता है। इनका एकांकी संग्रह चार बेचारे, बेचन शर्मा उग्र का चार बेचारे। आओ फिर इसके बाद में अगर प्रसाद जी की बात करें, जयशंकर प्रसाद की बात करें, तो इनकी जो एकांकी है उसका नाम आता है गूंठ। एकांकी संग्रह गूंठ, जिनमें कई प्रकार की एकांकियां है। इसी तरह से इस युग के अंदर अन्य जो एकांकीकार हुए हैं, अन्य जो एकांकीकार हुए हैं, जिनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उसके बाद में उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास के बाद में जो अगला नाम आता है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर के बाद में भगवती चरण वर्मा। ये जो एकांकीकार है
वो इनके समकालीन या इस युग के दूसरे जो रचनाकार है, एकांकीकार है, उनमें इनका नाम लिया जाता है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं बेटा, पहले नाटक फिर एकांकी। अब इसके बाद में एकांकी के बाद में आगे बात करेंगे उपन्यास की। उपन्यास की श्रेणी के इस युग में लिखे गए कौन कौन से उपन्यासकार हुए, उस युग में उपन्यासकारों या उपन्यासों की क्या विशेषताएं रही। देखिए बेटा, यह युग जो था, यह जो समय था, यह मुंशी प्रेमचंद का समय था। और इस युग में जो उपन्यास लिखे गए हैं उनकी जो विशेषता रही है वो है मौलिक और यथार्थ फर्क। मौलिक और यथार्थ फर्क। सही मायने में इस युग के अंदर उपन्यासों की रचना हुई है। मौलिकता थी, यथार्थ फर्क थे। मुंशी प्रेमचंद ने अपने युग को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से न केवल देखा बल्कि उसको भोगा भी था। और फिर उसके बाद में उन्होंने साहित्य की जो सेवा की है, उस सेवा के अंदर उनके जीवन की मौलिकता और उनका जो यथार्थ था वो उनकी रचनाओं के अंदर झलका बना। इसीलिए इनके जो रचना उपन्यास है वो अपने आप में मौलिक और यथार्थ परक माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें जैसे नाम आता है सेवा सदन, सेवा सदन के बाद में प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम के बाद में रंगभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, कायाकल्प, और उसके बाद में गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, और इसके बाद में गबन के बाद में गोदान, सबसे महत्वपूर्ण गोदान। ये मुंशी प्रेमचंद के उस युग की सबसे बड़ी उपन्यास के क्षेत्र में देन रही है। और ये उपन्यास इनके अपने आप में अमर हो गए, साहित्य के क्षेत्र में अमर हो गए हैं। इसके बाद में इनके समकालीन जो अन्य उपन्यासकार हुए हैं उनमें नाम आता है विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ शर्मा, फिर इसके बाद में चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उगर, विश्वनाथ शर्मा, चतुरसेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उगर और जयशंकर प्रसाद। ये भी इस युग के प्रमुख रचनाकार है यानी उपन्यासकार है माने गए हैं। इसी धारा में एक नई दिशा
देने में जैनेन्द्र भगवती प्रसाद वर्मा, वृंदालाल वर्मा और राहुल सांकरत्यान व निराला जी का भी नाम लिया जा सकता।